हेलो एवरीवन। तो 23 जून 2024 को एनपीपीएससी का जो प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है उसके लिए जो करंट अफेयर की सीरीज है उसका पहला वीडियो है ये भारत रत्न। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देख भी प्रश्न नहीं गलत होगा। और दूसरी बात, ये ट्रिक के जरिए आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अलग से भी कोई ट्रिक आपको याद नहीं रखनी, केवल जो व्यक्तित्व है उनके नाम से ही सारे प्रश्न आपके बनते जाएंगे। तो बिना टाइम वक्त वेस्ट किए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले भारत रत्न 2024। तो आप ये याद रखिए कि जो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उत्तर रहेगा 5। देखिए 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न 2024 दिया गया। वो प्रश्न कैसे बनाएंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से पूछ लेगा कि उपरोक्त में से किसको या निम्न में से किस व्यक्तित्व को 2024 का भारत रत्न नहीं दिया गया। इसीलिए हमको पांचों के नाम याद होना जरूरी है सबसे पहले। और आप हमेशा पेपर को सॉल्व करने के पहले पीवाईक्यू देख लिया करो, कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे उसके पहले, क्योंकि पीवाईक्यू ही बताते हैं कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। हम लोग बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन याद करके जाता है, लेकिन ये होता है जैसे MS स्वामीनाथन जी है तो उनके बारे में केवल उनका पूरा नाम पूछ लेंगे, जो उनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन है, और हम उनके बारे में जमाने भर का पढ़ के जाएंगे। तो ये गलती हमको नहीं करना है। हमको जीरो से लेके स्टार्ट करना है, एक ऐसा एरिया कवर करना है कि हमारा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। और प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने आपको 3 प्रश्न बता दिए। पहला, 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला, तो उत्तर रहेगा 5। दूसरा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो उत्तर रहेगा भारत रत्न। तीसरा प्रश्न है कि 2024 तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दे दिया गया है, तो उत्तर रहेगा 53। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे, और इनको पढ़ने से पहले आप मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, और मेरी गारंटी है इसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कर्पूरी से कपूर, कपूर कौन सा, वही कपूर जिसको हम पूजा में जलाते हैं। आरती होने के बाद जो कर्पूर गौरम होता है उसमें जो कपूर जलाते हैं वो। दूसरा, ठाकुर, ठाकुर मतलब जो हमारे ठाकुर जी है ना जिन्हें हम पूछते हैं, तो हम ठाकुर जी को अपने घर में भी विराजमान करते हैं। ठीक है, मैं जो जो बोल रही हूँ आप इन बिंदुओं पर ध्यान देते चलिएगा, आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। एक तो कपूर, दूसरा ठाकुर जी। ठीक है, अब क्या हुआ था, 24 रुपए का एक बार कपूर लाया, फिर 24 रुपए का एक बार और कपूर लाया, और समस्त कपूर जला दिया। मैं कितने बार मेरे भाई को मना कर रही थी कि पूरा कपूर मत जला, लेकिन उसने समस्त कपूर उठाया और जला दिया। मैं तो उसको बोल बोल के ही हार गई, क्योंकि क्या था, घर में फिर कपूर भी तो होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जनवरी मतलब एक, क्योंकि पहला महीना होता है, तो 24 जनवरी 1924 ठीक है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के समस्तीपुर में। क्योंकि समस्त कपूर जला दिया था, मैं तो बोल बोल के हार गई थी। उसके बाद पिंतोजिया गांव जो था उसका नाम अब कर्पूरी गांव कर दिया है। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को। दूसरा प्रश्न, किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार के समस्तीपुर से। गांव पूछ ले तो पिंतोजिया गांव, संभावना बहुत कम है लेकिन याद रख लेना। उसके बाद उनके पिताजी और माताजी का नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से संबंधित स्थान है गोकुल, तो ठाकुर जी गोकुल में रहते हैं। और माँ का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी। तो भगवान कृष्ण और राम दोनों एक दूसरे के अवतार ही है, तो राम दुलारी देवी। ठीक है, फिर इनका निधन 17 फरवरी 1988। याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से आपके हो गए। फिर हम लोग आगे चलते। अब इनको जननायक कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक, क्योंकि लोगों के जो नायक होते उसी को तो हम पूछते हैं, हमारे ठाकुर जी, तो इनकी लोकप्रियता के कारण ये जननायक थे। अगला प्रश्न है कि 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता। ठीक है,
प्रश्न ये बनेगा किस पार्टी से थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से। किस वर्ष में, तो 1952 में। और निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, ताजपुर। और जीते थे क्या, तो बिल्कुल जीते थे। इन चार के बाहर कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाइए। अब ये ऐसे व्यक्तित्व है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। पहले उप मुख्यमंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री कितनी बार, एक बार। मुख्यमंत्री कितनी बार बने, दो बार बने, ठीक है। तो पहले उप मुख्यमंत्री देख लेते। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है, ये जो है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। ये जो थे 1967-68 में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद 1970-71 में और 1977-79 तक दो बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। देखिए प्रश्न ऊपर से बनेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी है कितने बार मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए, तो उत्तर रहेगा दो बार। किस राज्य में, तो बिहार में। उप मुख्यमंत्री कितने बार रहे, तो मात्र एक बार उप मुख्यमंत्री रहे। और कौन से क्रम के मुख्यमंत्री रहे, 11वें क्रम के। खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे चलिए, ठीक है। आगे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी ही गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण किसने दिया था, तो वो कर्पूरी ठाकुर जी ने ही दिया था। उसके बाद में एक मुंगेरी लाल आयोग था, इसकी सिफारिशों को किसने लागू किया था, तो ठाकुर जी ने ही किया था 1977 में, ठीक है। और इनकी सिफारिशों को लागू करने के बाद नौकरियों में आरक्षण मिला था। उसके बाद एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था 1978 में। चूंकि आरक्षण से संबंधित कोई भी नाम आए तो हमको कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जाना है। इसमें इन्होंने क्या किया था, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, महिला है और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण किया था। प्रश्न यहाँ आंकड़ों से बन सकता है कि कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई थी, तो 26% आरक्षण, ठीक है। 26% आरक्षण कर्पूरी ठाकुर जी के टाइम में। फिर ये बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा इन्होंने ही दिया। आगे फिर फैक्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें और बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे फैक्ट लर्न हो गए होंगे। एक बार मैं क्विक रिवाइज कराती हूँ इनके बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के समस्तीपुर में, क्योंकि समस्त कपूर जला दिया था, बोल बोल के हार गए थे। गांव है पिंतोजिया, जिसका नाम अब कर्पूरी गांव कर दिया है। जो ठाकुर जी इनका निवास गोकुल है, तो पिता का नाम श्री गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी जी था, ठीक है। इसके बाद में इनको जननायक कहते हैं। उसके बाद में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बिहार के। अगला फैक्ट ये है कि उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद दो बार मुख्यमंत्री रहे। कौन से क्रम के रहे, तो मैम 11वें नंबर के उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी काम आए तो इन्हीं का नाम हमको देना है। इन्होंने क्या कितने परसेंट आरक्षण दिया था, 26% आरक्षण दिया था। फिर उसके बाद ये बताइए कि मुंगेरी लाल जो आयोग है उसकी सिफारिशों को किसने लागू किया था, तो मैम इन्होंने ही लागू किया था। फिर उसके बाद उर्दू को राज की भाषा का दर्जा किसने दिया था, तो मैम कर्पूरी ठाकुर जी ने ही दिया था। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति, तो मैम 15वें नंबर के हैं। और फिर मरणोपरांत पाने वाले 15वें नंबर के हैं और बिहार से पाने वाले चौथे नंबर के व्यक्ति है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सारे फैक्ट हो गए हैं। अब हम अगले व्यक्तित्व की ओर चलते, लाल कृष्ण आडवाणी जी। देखिए इनके बारे में भी आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना है, बस मेरे शब्दों को अपने कानों तक बहुत ध्यान से जाने दीजिए और देखिए सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल लाल मतलब खून, खून खराबा। किन दो देशों के बीच रहता है, भारत पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का कराची, खत्म। दूसरा फैक्ट, कृष्ण आडवाणी, कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान, आडवाणी वाणी मतलब वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी। जब हम भगवान कृष्ण की वाणी गाते हैं तो हम भगवान कृष्ण के साथ हमेशा राधा रानी को रखते हैं ना। हमारे लिए राधा रानी पहली है, मतलब प्रथम है, लेकिन भगवान कृष्ण उप प्रधान है हमारे, है ना। हमारी प्रधान राधा रानी है, कृष्ण उप प्रधान है। लेकिन एक प्रधान और दूसरी उप प्रधान होने के बाद दोनों साथ साथ रहते हैं, मतलब सात 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 से सात याद रखना है, ठीक है। सात सात से सात। अभी मैं बताऊंगी कैसे लिंक करना है। इतना हो गया।
फिर जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, मेरी कंट्री, मेरा जीवन, माय कंट्री माय लाइफ, सबसे पहले मेरा देश मेरा जीवन, ये चीजें हो गई। फिर कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ये अवतार है। तो इन्होंने क्या किया था, भगवान राम के अयोध्या मंदिर के लिए यात्रा भी निकाली थी, वो रथ यात्रा थी। भगवान हमेशा रथ से ही जाते हैं ना, तो रथ में ही वो यात्रा करते थे। इतना हो गया। अब मेरी बात देखिए, कितनी आसानी से आपको सारे फैक्ट याद हो गए हो, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। सॉरी, देखिए, पहला तो ये कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था, कराची, जो अब पाकिस्तान में आता है। दूसरा फैक्ट, ये आरएसएस से जुड़े हुए थे और 1980 में जो भाजपा की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पहला प्रश्न, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान कराची, क्योंकि जो 5 व्यक्तित्व को भारत रत्न मिला है उसमें से ये एकमात्र है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, बाकी सबका भारत में ही हुआ है। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आएगा कि माय कंट्री माय लाइफ किसकी रचना है, तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की रचना है माय कंट्री माय लाइफ। ठीक है। सॉरी, उसके बाद में देखिए, 25 सितंबर 1990 को इन्होंने यात्रा निकाली थी, किसके लिए, राम मंदिर के समर्थन के लिए। कहाँ से निकाली थी, सोमनाथ से अयोध्या तक। यात्रा का स्वरूप कैसा था, रथ यात्रा थी, और इस दौरान ये गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन गिरफ्तार कहाँ हुए थे, बिहार के समस्तीपुर में। देखिए, इतने डीपली क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन खुदा ने खास्ता कभी स्टेटमेंट पूछ लिया, क्योंकि 2024 का सिलेबस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, हम लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर सकते। तो किसी भी व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को तैयार करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। और यदि हम ये पॉइंट छोड़ दे तब भी लगेगा कि छूटा है छूटा है। उससे अच्छा एक बार तैयार कर ले और ट्रिक से आसानी से याद हो रहा है, बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों साथ में रहते हैं। साथ में कैसे, सातवें, सात में से सातवें, सातवें उप प्रधानमंत्री। ठीक है। सातवें उप प्रधानमंत्री कब से, 2002 से 2004 तक। और फिर जनसंघ से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। एक प्रश्न ये बन सकता है कि कौन से ऐसे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो कौन से थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, राज्यसभा के लिए चुने गए थे और भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। ये कैसे याद रखोगे, देखिए, जो कृष्ण भगवान है उनको हम अपने घर में रखते हैं ना, तो ये गृह मंत्री भी थे। अब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे लेकिन चुने नहीं गए थे, और इसीलिए फिर इनको सांत्वना स्वरूप ये समझ ली कि 2015 में पद्म विभूषण दिया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में जो प्रश्न बनेगा वो ऐसे ही कि जन्म कराची पाकिस्तान, दूसरा किससे थे, तो आरएसएस से जुड़े थे, भाजपा के संस्थापक सदस्य थे क्या, तो बिल्कुल थे। इनकी किताब का नाम माय कंट्री माय लाइफ। फिर इन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली थी, तो सोमनाथ से अयोध्या तक। कौन सी यात्रा थी, रथ यात्रा थी। गिरफ्तार कहाँ हुए थे, बिहार के समस्तीपुर में। फिर राज्यसभा सदस्य थे, बिल्कुल चुने गए थे। फिर ये उप प्रधानमंत्री थे 7वें नंबर के, राधा रानी के साथ साथ, तो 7वें नंबर के उप प्रधान थे, क्योंकि राधा रानी प्रधान है, ये उप प्रधान थे, तो 7वें नंबर के उप प्रधान थे। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, ये प्रधानमंत्री के दावेदार हुए थे, किससे, भाजपा से, लेकिन चुने नहीं गए थे। और फिर 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगले व्यक्तित्व के और हम चलते हैं, श्री एम एस स्वामीनाथन। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न आएगा, एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है। मनकोम्बू संबाशिवन, सॉरी यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, तो मनकोम्बू संबाशिवन इनका पूरा नाम है। पहला प्रश्न यही से बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इन्हें किस क्षेत्र के लिए भारत रत्न दिया गया, तो देखिए, कृषि वैज्ञानिक है इसीलिए दिया गया। ठीक है। भारत में क्या किया, तो हरित क्रांति के जनक है, और फिर जो गेहूं और चावल है उसकी अधिक उपज वाली जो फसल है उसके विकास में भी इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के कहा, कुंभकोणम में। खत्म। अगला प्रश्न ये, इनका निधन कब हुआ, तो 28 सितंबर 2023 को। ये बिल्कुल डेट भी पूछ सकते हैं, और कहाँ हुआ, तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है। इसके बाद इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है, याद रखिएगा। क्या हुआ था, रमन नाम का एक लड़का था,
रमन नाम का लड़का आया, 1 साल उसने तैयारी की और अगले साल भाषण देने लगा, क्योंकि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इनको चारों सम्मान मिले हैं। तो रमन 71 में आया और 72 में भाषण देने लगा। तो आपको पद्म भूषण तो याद हो गया, भूषण से भाषण। अब बाकी आप लगा सकते हो, क्योंकि इनको भारत रत्न 2024 में दिया है, पद्म भूषण 1972 में दिया है, फिर रहता है पद्मश्री और पद्म विभूषण। पद्मश्री में 1967, तो 6 और 7, और विभूषण में 89, तो 8 और 9। तो आपको ऐसे याद रखना है, 6, 7, 8 और 9। आपको पता है 2024 में इनको भारत रत्न दिया है, और उसने भाषण दिया था 72 में, तो 1972 में इनको पद्म भूषण दिया है। फिर पद्म श्री बच जाता है और पद्म विभूषण बच जाता है। तो आपको 6, 7 से शुरू करना है और 8, 9 पे जाना है। तो 6, 7 में इनको पद्म श्री और 8, 9 में इनको पद्म विभूषण। इतना क्लियर हो गया। और साथ में मैंने बताया था कि रमन आया था, तो रमन 1971 में आया था। उसके बाद एक और पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर। तो जब 60 साल का हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तो जैसे उसका 61वां लगता है, वो बहुत शांति से जीवन व्यतीत करता है। वो कहता है भाई मुझे कोई झगड़े झांसे नहीं चाहिए, जितना जीवन मैंने झगड़े करके बिता लिया, अब मुझे शांति से रहना है। तो शांति स्वरूप भटनागर, उसको शांति स्वरूप एक नगर चाहिए होता है जहाँ बहुत शांति हो, कोई शोर शराबा नहीं हो। तो 1961 की वो बात थी। फिर उसके बाद केवल एक रहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान, ठीक है। तो ये 86, 86 से एटॉम याद रखना, एटॉम आइंस्टाइन, एटॉम आइंस्टाइन याद रखना, और 1986। मुझे उम्मीद होगी कि सारे पुरस्कारों की जो तिथि आपको याद हो गई, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़े आसानी से आप प्रश्न सही कर सकते हो। इसके बाद हम अगले व्यक्तित्व की ओर चलते, पीवी नरसिम्हा राव। पहला प्रश्न, इनका पूरा नाम, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। अब इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है, इनके नाम से ही देखिए। ऐसे याद रखिए, नर से नो याद रखो, नर से नो याद रख लिया, ठीक है। सिंह से शेर याद रख लिया, एक सिंह है, ठीक है मैम, हमने याद कर लिया। अब क्या था, एक व्यक्ति था, वो अंधा था, ठीक है। एक व्यक्ति अंधा था, अब उसने सोचा कि भाई मेरी रक्षा कौन करे, मैं किसी और व्यक्ति को रख लूंगा, तो वो मेरी संपत्ति हड़प ले, मुझे नुकसान पहुंचा दे, मुझे ही मार दे, क्योंकि इस अंधे व्यक्ति के आगे पीछे कोई था नहीं। तो उसने क्या किए, 4 शेर पाल लिए। अब शेरों से तो सब कोई डरता है, तो उनको तेल भी ये व्यक्ति खुद ही लगाता था, ठीक है। और उसने ये शेर क्यों पाल के रखे थे, ताकि वो जो अपने घर में रहता है वहां उसकी रक्षा हो सके। रक्षा किससे करना है, विदेशी लोगों से, मतलब जो पड़ोसी है या फिर उसके गांव के लोग हैं, या ऐसे लोग जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उससे वो रक्षा कर सके, ठीक है। और 9 से 90 नंबर का, ये भी ठीक है। अब देखिए, पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, ठीक। अगला प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तेलंगाना में। अभी का तेलंगाना है, लेकिन तत्कालीन हैदराबाद था, उसका वारंगल जिला। अब देखो, आप पे कोई वार भी करता है तो कोई गल नहीं, क्यों, आपके पास 4 4 शेर है, वो निपट लेंगे। तो तेलंगाना के वारंगल जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव है। पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, नर से नौ, 9 से 90 प्रधानमंत्री रहते, ठीक है। अब मैंने बोला था कि घर में रक्षा करने, घर में रहेंगे और उनकी रक्षा हो विदेशी लोगों से, इसलिए शेर पाले थे। तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रहे थे, ओके। फिर चौथे मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि उन्होंने जो 4 शेर पाले थे ना, उनको खुद ही तेल लगाते थे। तो जो 4 सेल थे, तो चौथे मुख्यमंत्री वो रहे थे, और 90 नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। और किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन्हीं के समय में कार्यान्वयन हुआ था। इसके अलावा एक फैक्ट और, जो एलपीजी रिफॉर्म था, वो इन्हीं के समय में आया था, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय। तो देखिए, बहुत आसानी से आपको सारे फैक्ट लर्न हो गए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको उस व्यक्तित्व के नाम से ही सारे फैक्ट याद है, और आप यकीन मानिए पेपर में इसी तरह आप सही करके आओगे। अगला है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब इनमें इनके चरण याद रखिए भाई, एक व्यक्ति था, उसके चरण कहाँ थे, उसके चरण कीचड़ में थे, धूल मिट्टी से सने हुए थे। तो उनके जो चरणों का नूर है, हम बोलते हैं ना उसके चेहरे का नूर हट गया, तो ऐसे इनके जो चरणों का नूर है वो हट गया था। क्यों, क्योंकि धूल मिट्टी कीचड़ में पैर थे, तो पैर बहुत काले भी हो गए थे। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह। अब धूल मिट्टी से क्या, किसान,
किसान खेत में दिन भर काम करता है तो ठीक है, किसान परिवार में थे। तो इनका जन्म जाट किसान परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और नूरपुर, नूरपुर गांव का नाम है, पैरों का नूर चला गया था। अब किसान परिवार में हुआ था, तो इनके जन्म दिवस पर हमने क्या किया, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया। याद रखिए 23 दिसंबर है, दे देंगे 23 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 23 दिसंबर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण यह है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। कितनी बार? तो 2 बार रहे थे। और इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। एक तो इनके जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते, समाधि स्थल को किसान घाट कहते। 5वें प्रधानमंत्री थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्म हुआ था, किसान जाट परिवार में, नूरपुर गांव में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, मैंने सारी फैक्ट आपको लर्न करवा दिए हैं, आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट 3-4 फैक्ट है, उसको देखिए कि ये जो भारत रत्न ये देना कब से शुरू किया, तो 1954 में। फिर मैम अभी तो आपने 2 लोगों का ऐसा नाम ले लिया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और MS स्वामीनाथन जी, जिनको तो मरणोपरांत मिला है। तो हाँ, 1954 में ये देना स्टार्ट हुआ था और 1955 से मरणोपरांत भी शुरू किया। फिर इसका आकार कैसे होता है, तो पीपल के पत्ते की तरह होता है। फिर खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले कोई व्यक्तित्व है क्या, तो बिल्कुल है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर जी है, खेल जगत में इनको मिला है भारत रत्न। और फिर वैज्ञानिक की बात करें तो CV रमन, और इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और सफेद रंग के फीते में इसको पहनाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत रत्न से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद हो गए। आप 2x की स्पीड पर इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी। दूसरे जगह जाकर 1-1, 1.5-1.5 घंटे के वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इसको देखें, अपने सिनॉप्सिस बनाए, कीवर्ड में लिखे और खत्म करें। बार बार उस पेज का रिवीजन करें। सो